हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। इसके पहले मैंने दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर कर लिए हैं जहां पर हमने काफी कुछ नया सीखा था विद PYQs और आज आपका लास्ट पार्ट है। इस तरीके से आपके पूरे 1773 से लेकर 1947 तक जो भी हमारी कंट्री के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर वायसराय ऑफ इंडिया थे उनको हमने एक एक करके कवर किया है। इसमें बताया गया है बेसिकली इन सारे सीरीज में कि किस गवर्नर के समय पे उन्होंने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए थे। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम मॉडर्न इंडिया के उस पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं जहां से आप देखेंगे कि हमारे देश में गांधी मूवमेंट की शुरुआत होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, इसके अलावा आपका इरविन पैक्ट होता है और काफी कुछ नए एक्ट को पास किया जाता है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे और पुराने सारे वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ओके है, सो देखिए अभी तक जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था या हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है दो पार्ट्स में, वो क्या क्या था। सबसे पहले हमने बात की थी अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में पास हुआ था, जिसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगे थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का समय आपको 1774 से 1833 का दिखता है, जिसमें हमने वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरुआत की थी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि किस तरीके से चार्टर एक्ट पास हुआ था एंड चार्टर एक्ट 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये समय है आपका 1833 से लेकर 1858 का। इसमें हमने विलियम बेंटिक से सारी बातें करना शुरू करी थी। फिर हमने देखा कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास किया गया था, जिसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया था। 1858 से 1947 का ये समय है और लॉर्ड कैनिंग से शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। ये थर्ड पार्ट है जो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके है जी, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैनिंग से। लॉर्ड कैनिंग। सो कैनिंग का जो टाइम पीरियड है वो आप देखेंगे 1858 से 1862 का टाइम पीरियड यहाँ पे हमने कंसिडर किया है। ये हमारे इंडिया के फर्स्ट वायसराय थे एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई चीज लास्ट होगी उसके बाद फर्स्ट होगी। सो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कैनिंग है। कैनिंग के समय पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं होती, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर होता है 1857 का रिवॉल्ट। 1857 की क्रांति हुई इनके समय पे। इसके अलावा इंडिगो रिवॉल्ट, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था बंगाल में 1859-60 में, यह भी कैनिंग के समय हुआ था। इन्हीं के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास किया गया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी पावर किसको, ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई थी। यहां पर रानी की घोषणा भी हुई थी, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। ये रानी की घोषणा भी 1 नवंबर को 1858 में हुई थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सिस्टम ऑफ बजट, जो आज हम बजट के बारे में बात करते हैं ना, तो सिस्टम ऑफ बजट को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और क्या क्या हुआ इनके समय पे, तो आप देखेंगे IPC। याद करो आज सुबह मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, तो आई थिंक अब आपको आंसर पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो 1 जुलाई से हमने न्यू लॉज बनाए हैं और पुराने लॉज को हमने रिपील किया है। सो यहाँ पर आप देखेंगे इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860, वो भी किसने किया था, कैनिंग ने किया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, जिसके बाद हमारे देश में अलग अलग जगहों पे हाई कोर्ट की स्थापना की गई, तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में पास किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861, पुलिस एक्ट 1861, ये सभी के सभी ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट एक्ट कैनिंग के समय आए हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम अपना ASI डिपार्टमेंट के नाम से आज जानते हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1861 में ड्यूरिंग द कैनिंग हुई थी, कैनिंग के पीरियड के समय हुई थी। तो ये कैनिंग के समय की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। IPC जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको पता है कि रिसेंटली हमने नए लॉज को लगाया है। हाई कोर्ट एक्ट हो गया, सिविल सर्विस एक्ट हो गया, काउंसिल एक्ट, पुलिस एक्ट, ये सभी कैनिंग के समय पास हुए हैं। तो ये हो गई आपकी कैनिंग की इंफॉर्मेशन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो रिवीजन करने के लिए, अदरवाइज PDF
पुराने जो दोनों क्लासेस हैं, 2 वीडियोस की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम पे, और आज जो 3rd क्लास है इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी। तो आप बिल्कुल डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, या सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247। एंड प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कैनिंग के बाद आता है एल्गिन 1, ठीक है, लॉर्ड एल्गिन 1। इसका समय देखो आप 1862 से 1863 का समय है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट इसके समय हो रहा है वो है बहावी मूवमेंट, ठीक है। बहावी मूवमेंट एल्गिन 1 के समय आपको देखने को मिल जाएगा। इसने कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की थी, मतलब इसके समय पे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ था कैनिंग के समय इन 1861, और इसके बाद 1862 में मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड आपका कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। वो समय आपको एल्गिन 1 का मिलेगा। इसके बाद आते हैं जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड है 1864 टू 1869। जस्ट इनके बाद आप देखो इनके समय पे क्या क्या होता है। तो सबसे पहली चीज शिमला, क्योंकि शिमला काफी ठंडा रहता था और आज भी ठंडी जगह है, हिल स्टेशन है, तो शिमला को इंडिया का समर कैपिटल डिक्लेयर किया था 1863 में बाय द जॉन लॉरेंस। इनके समय पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1866 में। भूटान वॉर 1864 टू 65 जॉन लॉरेंस के समय हुआ था। देखो कई बार ना ऐसे पॉइंट्स में मिल जाते, 4 वॉर लिख देगा और सामने लिख देगा टाइम पीरियड, लिख दिया फर्स्ट नेपाल वॉर, फर्स्ट अफगान वॉर, फर्स्ट भूटान वॉर, है ना, या फर्स्ट पानीपत का बैटल, और यहाँ पर लिख दिए ईयर्स। तो कई बार मैचिंग करने भी आ जाता है, और एसएससी जनरली फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, तो पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो याद रखना भूटान वॉर का जो टाइम पीरियड है वो 1864 टू 1865 का समय आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब इन्होंने और क्या किया था, तो इनके समय पे फेमाइन कमीशन, क्योंकि उस समय पे यार खाने की समस्या बहुत ज्यादा थी। याद करो जब पहला 5 ईयर प्लान आता है हमारे देश में, तो सबसे पहला हमारा फोकस होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली बात, और आज भी बहुत बड़ा कंसर्न है हंगर में। हम देख ही रहे हो आप क्या हाल है हमारे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कितना दूर है, क्योंकि हम पॉवर्टी को एलिमिनेट या हंगर को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। तो उस समय भी फेमाइन, आपका भूखमरी की समस्या, सूखे की समस्या, ये सब तो थी ही। तो फेमाइन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। फेमाइन कमीशन का फॉर्मेशन 1867 में हुआ था अंडर द हेनरी कैंपबेल, ठीक है, क्योंकि उस समय उड़ीसा फेमाइन आया हुआ था 1866 में, इसलिए हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में फेमाइन कमीशन का फॉर्मेशन 1867 में हुआ था, और ये टाइम पीरियड है जॉन लॉरेंस का। नेक्स्ट है टेनेंसी एक्ट को भी पास किया गया था पंजाब और अवध में 1868 में। ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर की जो पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है कि बताइए किसके समय पे समर कैपिटल शिमला को बनाया गया था, या शिमला समर कैपिटल कब बनती है इंडिया की। क्वेश्चन कैसे भी आगे पीछे करके पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहावी मूवमेंट अगेन इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, जो कि आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से एसोसिएटेड है, और एक मुस्लिम मूवमेंट है। ये मुस्लिम क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए ये मूवमेंट था, बहावी मूवमेंट, ठीक है। इसकी शुरुआत आप देखोगे सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने की थी, कब, 1820 में। ओके, अगले जो इंपॉर्टेंट हमारे पास वायसराय है उनका नाम है मेयो, लॉर्ड मेयो, ठीक है। जब भी इनका नाम याद आता है, जब भी कहीं भी इनका नाम दिखता है, तो एक ही चीज याद आती है, जो सेंसस जो हमारे देश में अभी हो नहीं पाई, ठीक है। तो यहां से शुरुआत हो रही है आपके सेंसस की, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लॉर्ड मेयो का समय 1869 से 1872 का समय है, 1869 से 1872 का समय है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कैनिंग के समय बजट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जैसा कि हमने डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं हमारे फाइनेंस कमीशन के बारे में, और फाइनेंस कमीशन का काम यही तो होता है ना, रिकमेंड करना कि जो टोटल टैक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसा होगा, ठीक है। ये हमारा फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। आप देखो इन लोगों ने भी इस तरीके से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करने का सिस्टम तैयार किया था। द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड। किस तरीके से हम करों का बंटवारा करेंगे, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 1872 में इंडिया में पहली बार सेंसस या जनगणना की गई थी, जो कि कंटिन्यूअस जनगणना नहीं थी, प्रॉपर नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ एरिया में पहली बार जनगणना हुई थी मेयो के समय 1872 में। आप लोग ने मेयो कॉलेज के बारे में सुना होगा, जो कि अजमेर में है, और जहां पर
इंडियन प्रिंस वगैरह को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग। तो मेयो कॉलेज की स्थापना मेयो ने की थी, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जो कि भारत में जिसकी मृत्यु हुई थी, बेसिकली मृत्यु नहीं हुई थी, मर्डर हुआ था। ये घूमने चले गए थे एक दिन अंडमान एंड निकोबार, और अंडमान निकोबार में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो वाज द ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पास्ड अवे इन इंडिया। ही वाज असैसिनेटेड इन द पोर्ट ब्लेयर बाय द शेर अली अफरीदी। ओके, नेक्स्ट है इनएक्टेड आईपीसी अमेंडमेंट सेडिशन एक्ट 1870 टू टैकल द बहावी मूवमेंट। राजद्रोह का मामला, आपको पता ही है ना कि कितने सारे हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिन पे राजद्रोह का मामला, जैसे कि तिलक जी हो गए, विनायक दामोदर सावरकर जी हो गए, इन सभी पे ये एक्ट लगा के इनको जेल में काफी लंबे समय तक व्यतीत करना पड़ा था, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना इन्होंने की थी 1872 में। फिर हम बात करते हैं स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी इन्होंने 1872 में की थी। और स्टेट रेलवे, हम जब डलहौजी का समय देखते हैं तो बात करते हैं ना कि पहले रेलवे की शुरुआत की थी, ऐसा किया था वैसा किया था, तो स्टेट रेलवे को इंट्रोड्यूस करने का काम मेयो ने किया। ओके, तो ये मेयो के समय के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, हमको याद रखने हैं। डन। चलिए अब बात करते हैं नॉर्थ ब्रुक के बारे में। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, और ये हमारे देश के वायसराय रहते हैं 1872 से लेकर 1876 के बीच में। इनके समय पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं? सबसे पहले तो इसके समय पे क्या हुआ था, कूका विद्रोह हुआ था। कूका मूवमेंट की शुरुआत, या जिसको हम नामधारी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत पंजाब में हुई थी नॉर्थ ब्रुक के समय, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। सर सैयद अहमद खां ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिस प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सेवन ने विजिट किया था इंडिया 1875 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नॉर्थ ब्रुक, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे इन्होंने यूनिवर्सल मैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1872 में, जिसमें इंटरकास्ट मैरिज को भी परमिशन दी गई थी अंडर दिस लॉ। और इन्हीं के समय देखो, इन्हीं के समय आर्य समाज की स्थापना भी हमारे देश में हो रही है। जितने भी सोशल रिलीजियस इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इस पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, आई थिंक 3-4 पार्ट से, राइट। तो आप उनको देख लीजिएगा, तो यहां से आपका सोशल रिलीजियस मूवमेंट खत्म हो जाएगा। ट्रायल ऑफ द गायक बार ऑफ द बड़ौदा, अब इन पे क्या ट्रायल चल रहा था, तो इनके ऊपर चार्जेस थे कि इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट को पॉइजन देके उनकी हत्या कर दी, तो इन पे ट्रायल चल रहा था। तो वो ट्रायल भी किसके समय चल रहा था, नॉर्थ ब्रुक के समय आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डन। अब आता है लिटिन। लिटिन का समय देखो 1876 से 1880 के बीच का समय है, और अगेन ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है बिकॉज इसके समय पे ना काफी सारे इंपॉर्टेंट एक्ट पास किए गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो एग्जाम में सेवरल टाइम पूछा जाता है, केसरी ए हिंद का टाइटल। तो यहाँ पे जो रानी विक्टोरिया थी, उन्होंने क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया केसरी हिंद का टाइटल अडॉप्ट किया था, और इसके लिए एक्ट पास किया गया था, रॉयल टाइटल एक्ट 1876। ये लिटिन का समय है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये भी 1878 में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, आर्म्स एक्ट 1878 लिटिन के समय हुआ। अब देखो कंडीशन आप ऐसा समझिए कि फेमाइन आया हुआ है, भुखमरी छाई हुई है 1876 से 78 के बीच में, जिसके कारण मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद और कुछ पार्ट आपके सेंट्रल इंडिया और पंजाब के इफेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे फेमाइन कमीशन को बनाया गया है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है। लेकिन सिमिलर दिल्ली दरबार का आयोजन भी हो रहा है, तो टोटल 3 दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। तो पहला जो दिल्ली दरबार है वो 1877 में लग रहा है लिटिन के समय। इन्होंने जो सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं उसकी मैक्सिमम एज को रिड्यूस कर दिया, 21 से रिड्यूस करके 19 ईयर्स कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड नंबर का एंग्लो अफगान वॉर, तो आप देखो इसका पीरियड याद रखना है आपको, 1878 से 1880 के बीच में जो सेकेंड नंबर का एंग्लो अफगान वॉर होता है, एंड ट्रिटी ऑफ गंडामैक साइन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रिपिन। सो रिपिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है। आज हम जो बात करते हैं पंचायतों के बारे में, आपकी लोकल बॉडीज के बारे में, तो यहां से कहानी शुरू हो रही है रिपिन के समय से। रिपिन का पीरियड आपको याद रखना है क्योंकि समटाइम एग्जाम में आपको देखा होगा लिख देगा लिटिन, मेयो, रिपिन, डलहौजी और इनके सामने लिख देगा टाइम पीरियड, तो आपको मैच करने बोल देगा। तो ये अपने आप में टफ क्वेश्चन माने जाते हैं क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि सबका सीक्वेंस आप याद रख पाओ, ठीक है। ठीक है, तो लिटिन के बाद कौन आया है, रिपिन आया है।
रिपिन का टाइम पीरियड 1880 से लेकर 1884 के बीच में आपको मिल जाएगा। ओके, हम बात करते हैं अगर बैंकिंग टर्म्स में, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में पास किया गया था इनके समय। अब यहां पे देखो, यहां पर ये लिटिल ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था। इस प्रेस एक्ट को रिपील करने का काम रिपिन ने किया, रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन द 1882। ठीक है, और क्या किया गया रिपिन के समय, इल्बर्ट बिल को पास किया गया, जो कि कंट्रोवर्सी, जिसको इल्बर्ट कंट्रोवर्सी भी के नाम से जाना जाता है, इल्बर्ट बिल 1883। इस बिल में क्या कहा गया था, इस बिल में कहा गया था कि जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स हैं वो अंडर द इंडियन जज के या सेशन कोर्ट के जुडिक्शन में आ सकते हैं, मतलब इंडियन जज यूरोपियन सब्जेक्ट के मामलों पे सुनवाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनका केस लड़ सकते हैं। इस बिल में ये बात की गई थी, तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, जिसको हम इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के नाम से भी जानते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना 1882 में हुई थी। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत भी 1882 में हुई थी। इन्होंने हंटर कमीशन की स्थापना की। तो हंटर कमीशन दो हुए, एक जलियांवाला मैस्कर जब होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके समय एक हंटर कमीशन बनता है, वो अलग है। यहां पर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन, तो इन्होंने एक एजुकेशन कमीशन बनाया अंडर द सर विलियम विल्सन हंटर, इसलिए हम इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता है कि एसएससी का क्वेश्चन है, हंटर कमीशन का रिलेशन एजुकेशन से है। इसकी स्थापना 1882 में की गई है और ये समय किसका है, रिपिन का समय है। ठीक है, पहली कंप्लीट सेंसस इंडिया, तो पहली कंप्लीट जनगणना जिसमें पूरे भारत की जनगणना की गई थी 1881 में, वो रिपिन के समय हुई है। और इसी के बाद से फिर हर 10 इयर्स में आपको जनगणना देखने को मिल जाएगी। डन। अब यहाँ पे जो सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन की एज थी, डिक्रीज कर दी थी ना, वापस से इंक्रीज कर दी। अगेन यहाँ पर 21 इयर्स को कर दिया गया, 21 साल वापस से कर दी गई रिपिन के समय। ठीक है, इतनी चीजें, ये हो गया रिपिन। रिपिन के बाद आते हैं डफरिन। डफरिन के समय जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन इन 1885। तो डफरिन का जो टाइम पीरियड है वो 1884 से 1888 के बीच में है और यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ये डफरिन का समय है। फिर क्या होता है इनके समय, थर्ड नंबर का एंग्लो वर्मीज वॉर होता है। तो देखो, जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है उसी समय एंग्लो वर्मीज वॉर थर्ड हो रहा है और उसके बाद क्या किया जाता है, वर्मा को इंडिया का प्रोविंस बना दिया जाता है, मतलब वर्मा इंडिया का पार्ट हो जाता है, जिसकी कैपिटल रंगून होती है। और आपको पता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है तब हम वर्मा को सेपरेट करते हैं इंडिया से। इस तरीके से वर्मा कुछ समय के लिए इंडिया का पार्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंसडाउन। लैंसडाउन का जो पीरियड है वो 1888 से लेकर 1894 के बीच में है। क्या क्या हुआ इनके समय, तो इनके समय जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो डूरंट कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। आप लोगों को डूरंट लाइन के बारे में तो पता ही होगा, जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की एक बॉर्डर है। ठीक है, तो डूरंट कमीशन का फॉर्मेशन यहां पर किया गया था, कब, 1893 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इनके समय पास हुआ था और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 इन्होंने पास किया था, जहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था या प्रोहिबिट कर दिया था कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब मिनिमम एज 12 इयर्स यहां पे कर दी गई थी। नेक्स्ट है एल्गिन 2। पहले हमने एल्गिन 1 देखा था, नाउ इट इज एल्गिन 2। एल्गिन 2 के समय जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है वो होता है मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा जी की जयंती कब मनाई जाती है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, बिरसा मुंडा जी की जयंती कब मनाई जाती है। तो मुंडा अपराइजिंग जो कि बिरसा मुंडा जी ने स्टार्ट किया था 1899 से 1900 के बीच में रांची झारखंड में, वो समय किसका है, एल्गिन 2 का समय है। एल्गिन 2 का टाइम पीरियड 1894 से 1899 के बीच में है। इसके अलावा क्या होता है, इस समय प्लेग फैला हुआ था बॉम्बे में और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ की स्थापना भी 1897 में की थी। इस पे मैंने सेपरेट बनाया हुआ है। आप अगर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म देखेंगे तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैंने कवर की हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर रेंट्स वॉज किल्ड बाय द चापकर ब्रदर्स। तो चापकर ब्रदर्स और रामकृष्ण एंड दामोदर ने मिलकर एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था रेंट्स, इनको असैसिनेट कर दिया था, उनको मार दिया गया था और ये पहला पॉलिटिकल, इंडिया में पहला पॉलिटिकल असैसिनेशन माना जाता है, एल्गिन 2 के समय हुआ था। अब करजन भाई साहब,
इनको तो हम सभी लोग बंगाल के पार्टीशन के नाम से ही जानते हैं। जब भी करजन का नाम आता है तो हमको याद आता है कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ था, देखते हैं। इनका टाइम पीरियड 1899 से 1905 तक का है, ठीक है। इन्होंने पुलिस कमीशन की स्थापना की थी 1902 में, मतलब पुलिस कमीशन अपॉइंट किया था। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1902, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को पास किया था और पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। फिर एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया था। और आप लोग एक पूसा के बारे में जानते हैं। पूसा उस समय पहले बिहार में था, बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आज भी हम इसे पूसा के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा इन बिहार सेटअप किया गया था इन 1905, जो कि करजन का समय था, ठीक है। अभी हमने देखा था कि पहला दिल्ली दरबार हो गया था लिटन के समय, ये सेकेंड नंबर का दिल्ली दरबार करजन के समय हो रहा है इन 1903। सेकेंड नंबर का दिल्ली दरबार करजन के समय हो रहा है। इसने एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 को पास किया था, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इसने अपॉइंटमेंट की थी पुलिस कमीशन की, तो पुलिस कमीशन अंडर द सर एंड्रयूज फ्रेजर इन 1902, ठीक है। इनके समय और क्या हुआ था, एनी बेसेंट आ चुकी थी भारत, और एनी बेसेंट ने 1904 में बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना भी की थी। और इनके समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आपका अफगानिस्तान वाला जो एरिया आप कह सकते हो एक तरीके से, सिंध पंजाब वाला एरिया, सो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की स्थापना की गई थी 1901 में। डन हो गया इतना चीजें। चलो नेक्स्ट है मिंटो 2, लॉर्ड मिंटो 2। अब लॉर्ड मिंटो 2 के समय, मतलब 1905 से 1910 के बीच में क्या हुआ था, तो सबसे पहले यहां पे एक एक्ट पास होता है जिसको हम मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, राइट। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो एक एक्ट आया था 1909 में, वो इनके समय आया था। पहली चीज तो ये हो गई थी। अब 1905 से 1910 के बीच में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट आपको डेट्स मिलती है। 1906 की डेट है, 1907 की डेट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, राइट। यहां पे जब करजन ने बंगाल का पार्टीशन किया तो उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी इन 1906, और वो मिंटो का समय था, मिंटो 2 का समय था। 1907 में क्या होता है, कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम सूरत स्प्लिट कहते हैं, ठीक है। मैंने अगेन छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं 1885 से लेकर 1948 तक, उन पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बताया है कि कौन सा सेशन कहां पे हुआ था, कौन अध्यक्ष थे, कौन सी घटनाएं हुई। आप उसको देख सकते हो, ये आपको हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम में। तो यहाँ पे कांग्रेस का स्प्लिट 1907 में हुआ था। अच्छा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी किया गया था, ठीक है। और क्या किया गया था, विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1906 में। जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की थी 1907 में, ये भी आपका मिंटो 2 का समय है। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 पास हुआ था इनके समय पे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है, बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंबर टू बी अपॉइंटेड इन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अगेन इंपॉर्टेंट, ओके। इसके अलावा जुगांतर या युगांतर जिसे बोला जाता है जनरली, युगांतर जो पत्रिका भी है, इसकी स्थापना 1906 में अरविंदो घोष ने की थी। तो ये सभी घटनाक्रम आपको मिंटो 2 के समय देखने को मिल जाएंगे। मिंटो 2 के बाद आता है हार्डिंग 2, ठीक है। हार्डिंग के समय क्या होता है, उस समय भी भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, भूखमरी थी, लोगों के पास खाना नहीं था, लेकिन स्टिल 3rd नंबर का दिल्ली दरबार होता है। तो 3rd नंबर का दिल्ली दरबार आपको हार्डिंग 2 के समय देखने को मिलेगा 1911 में। हार्डिंग 2 का समय 1910 से 1916 तक है। अच्छा, 1916 और 1910 के बीच में भी कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि 1911 में हमने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कैलकाटा टू दिल्ली। तो 1911 में हमने कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर कर दी। ये वो टाइम पीरियड है जिसके बीच में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत भी होती है। यहाँ पे जो बंगाल का पार्टीशन था उसको कैंसिल कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया, वो भी किसका समय है, हार्डिंग 2 का समय है, ठीक है। फिर एक बहुत फेमस इंसिडेंट होता है जिसको हम कामागाटा मारू इंसिडेंट कहते हैं, जो कि कनाडा से एसोसिएटेड है, वो भी 1914 में हार्डिंग 2 के समय हुआ था। मैकमोहन बॉर्डर लाइन, इंडिया और चाइना के बीच में जो आज भी डिस्प्यूटेड लाइन है, वो भी हार्डिंग 2 के समय क्रिएट की गई थी, ठीक है। अब बीच में 1915 की डेट भी आ जाती है, और 1915 वो समय है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर आ रहे हैं भारत।
बीच में क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वर्ल्ड वॉर चल रही है, तो गदर पार्टी का फॉर्मेशन भी होता है। लाला हरदयाल जी गदर पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनको आर्म्स वगैरह या फिर कह सकते हो कि हथियार भेजने का काम करते हैं, जिसके कारण गदर म्यूटिनी भी आपको 1915 में देखने को मिल जाएगी। फिर 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना भी की जाती है बाय द मदन मोहन मालवीय जी, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1916 में की जाती है। तो ये सब घटनाएं आपको हार्डिंग 2 के समय देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है चेम्सफोर्ड। तो हम बात करेंगे चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में, या चेम्सफोर्ड के समय एक बिल पास होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। वो ये वही चेम्सफोर्ड है जिनका समय 1916 से 1921 के बीच में है। अब अगेन 1916 से लेकर 1921 के बीच में देखो, 1916 में क्या हो जाएगा, आपका लखनऊ पैक्ट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आप देखोगे 1920 में आपका असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा, 1919 में खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा। मतलब काफी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स बीच में देखने को मिलेंगे। आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात 1916 में क्या होता है, 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट मिलके होम रूल लीग की स्थापना करते। तो होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत चेम्सफोर्ड के समय हो रही है। पहली वीमेंस यूनिवर्सिटी की स्थापना पुणे में की जाती है बाय द धोंदो केशव कार्वे। पहली वीमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई। लखनऊ पैक्ट साइन किया गया, जिसमें जो स्प्लिट हुआ था ना, सूरत स्प्लिट, वो वापस से इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपका मतलब जो स्प्लिट हुआ था वो वापस से मर्ज हो गए, गरम दल और नरम दल। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, अब गांधी जी आ चुके हैं भारत, तो ये स्थापना करेंगे साबरमती आश्रम की। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से रिटर्न होने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण सत्याग्रह आपको देखने को मिलेगा, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह हो गया, ठीक है, वो इस समय होता है। जलियांवाला बाग मैसकर इस समय होता है। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत इस समय होती है, और आपका जो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत इस समय होती है। क्लियर है, डन इतनी चीजें। और यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 1920 में इनके समय होती है। और इसके अलावा 1921 में जो हमारे प्रेसिडेंसी बैंक होते हैं उनको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है, जो कि बाद में हमारा SBI बनता है। राइट, नाउ बात करते हैं रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। इनके समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। तो इनका समय 1921 से 1926 के बीच में है, पहला तो ये बात है। ठीक है, अब इस बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, पहले हम वो देखते हैं। तो 1922 की अगर बात करते हैं तो चोरी चोरा हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, तो चोरी चोरा हत्याकांड के बाद जो महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन होता है वो वापस ले लिया जाता है। ठीक है, 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। काकोरी जो ट्रेन होती है उसको लूट लिया जाता है 1925 में। ठीक है, इतनी चीजें। और क्या हो रहा है हम देख लेते हैं एक बार। तो मालाबार विद्रोह, जिसको हम मोपला विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, वो 1921 में इनके समय होता है, रीडिंग के समय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना 1921 में की थी, और जो कि आपका विश्व धरोहर बन चुका है, यूनेस्को की साइट बन चुका है। चोरी चोरा कांड हुआ था इस समय। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1922 में की थी, वो भी रीडिंग का समय था। फिर यहां पर आता है ली कमीशन। अगेन एक इंपॉर्टेंट कमीशन है। ली कमीशन का फॉर्मेशन किया जाता है 1923 में सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, रेलवे बजट को सेपरेट इंट्रोड्यूस किया गया। तो रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट सिंस 1924। काकोरी कांड हो गया। ठीक है, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आज हम RSS के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मेशन भी रीडिंग के समय किया गया था। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन भी 1925 में कानपुर में हुआ था, रीडिंग के समय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। तो आपको वन लाइन में कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल रही है, जैसे कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ली कमीशन का रिलेशन पब्लिक सर्विस रिफॉर्म से है। रेलवे बजट को जनरल बजट से कब अलग किया गया, 1924 में किया गया। तो काफी कुछ आपको हर एक लाइन में इंफॉर्मेशन मिल रही है, और डायरेक्टली ऐसी लाइन्स एग्जाम में मिलती हैं। तो अच्छे से पढ़ना, एक दो बार रिवाइज करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। आते हैं लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सभी को पता है। ठीक है, और ये वो समय है जब भगत सिंह जी को फांसी दी जाती है। ये वही समय है इरविन का। 1926 से 1931 का टाइम पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा। इस समय क्या क्या घटनाएं हो रही थी। सबसे पहले साइमन कमीशन भारत आता है।
ठीक है। साइमन कमीशन का फॉर्मेशन तो 1927 में होता है और ये भारत 1928 में आता है, जिसके बाद गो साइमन बैक और बाइकॉट साइमन ये सारी चीजें हो रही हैं इरविन के समय। नेहरू रिपोर्ट और जो 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना इन्हीं के समय आता है। यहाँ पे जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय जी, तो सर पे लाठी लगने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ ऑफ द लाला लाजपत राय जी। ठीक है। फिर इसी बीच में लाहौर का सेशन होता है कांग्रेस का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली सीरीज मैंने पढ़ाई थी ना, जिसमें सारे के सारे हमने आईएनसी के सेशन डिस्कस किए थे, उसमें भी डिस्कशन किया था। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस होता है 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। ठीक है। इसी के बीच में 8 अप्रैल 1929 का दिन आता है, जिस दिन बॉम्बे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग की जाती है। एक धुआं करने के लिए, शोर करने के लिए, किसी को हार्म करने के लिए नहीं, एक बॉम्ब फेंका जाता है बाय द भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। जिसके बाद आपको पता है कि इनके समय ही फिर क्या होता है, फांसी की सजा भी दी जाती है भगत सिंह जी को। ठीक है। नेक्स्ट है दीपावली डिक्लेरेशन 31 अक्टूबर 1929 को साइन किया जाता है, जिसमें यहाँ पे इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। तो डोमिनेंट स्टेटस इंडिया को दीपावली डिक्लेरेशन के अंदर किया जाता है। अब इसी बीच में एक कमीशन बनता है जिसका नाम है हार्टोंग कमीशन या हार्टोंग कमेटी। इसका रिलेशन भी हमारे देश में एजुकेशन से है, जिसमें कहा गया था कि एक सर्वे करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ की जा सकती है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जैसे कि हंटर कमीशन पूछा जाता है, वैसे ही पूछा जा सकता है कि हार्टोंग कमेटी का फॉर्मेशन या इसका एजेंडा क्या है, तो एजुकेशन है। ठीक है। इसी बीच में 1930 में आप देखोगे दांडी मार्च भी होती है। 1930 में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सिविल डिसओबियंस मूवमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है। और क्या होता है इरविन के समय? इरविन के समय जब यहाँ पे गांधी जी से बात की जाती है और यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है। ठीक है। आप सभी को पता है कि पहले नंबर की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें महात्मा गांधी जी नहीं जाते, मतलब कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति नहीं जाता। हाँ, सेकंड नंबर की जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है तो गांधी जी उसमें पहुंचते हैं, और फिर थर्ड नंबर में भी नहीं जाते। केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर अगर आपको ऐसे बड़े लीडर देखने को मिलेंगे जो तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इरविन के समय होती है, जिसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट किया जाता है। जिसके बाद 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। ये सारी बातें हमने देख ली और हमने राजगुरु जी, सुखदेव, भगत सिंह जी के बारे में भी बात कर ली। ठीक है। ये सब इरविन का समय है। इरविन के बाद आते हैं वेलिंगटन। वेलिंगटन के समय सेकेंड नंबर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी इन 1931। तो आप देखेंगे 1931 से 1936 का समय वेलिंगटन का है। तो सेकेंड नंबर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड नंबर की जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो वेलिंगटन के समय होती है। अब यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पुणे की यरवदा जेल में एक पैक्ट साइन होता है, जिसको पूना पैक्ट भी कहते हैं, इन 1932। ठीक है। यहाँ पर कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है बाय द रेमसे मैकडोनल्ड। पाकिस्तान डिक्लेरेशन आता है। फिर यहाँ पर सभी लोग, अब यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत होती है। ठीक है। सिविल डिसोबिएंट इंडिविजुअल मूवमेंट की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इसके समय आता है। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना होती है 1936 में। अब यहाँ पे एक एक्ट भी पास हो जाएगा 1934 का, आरबीआई एक्ट, जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन भी किया जाता है और यहाँ पे जो वर्मा है उसको सेपरेट कर दिया जाता है इंडिया से 1935 में। ये सब समय किसका है? वेलिंगटन का समय है। ठीक है। वेलिंगटन के बाद आता है लिन लिथगो। इनके बारे में कई बार पूछा जाता है क्योंकि इनके समय पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। ठीक है। लिन लिथगो का समय जो है वो 1936 से लेकर 1944 के बीच का समय आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो गो, तो यहाँ पे बोला है क्विट, भारत छोड़ो, छोड़ो मतलब जाओ, गो गो, तो यहां से इस तरीके से एसोसिएट कीजिए, लेकिन इसको याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे ये जो समय है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है। पहली चीज तो 1939 का एक क्राइसिस हमको याद है जो हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीरीज में पढ़ा था, त्रिपुरी संकट। तो 1939 का जो त्रिपुरी क्राइसिस है वो भी इनके समय होता है और यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इनके समय होती है। यहाँ पर आप देखोगे मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1940 में। ठीक है। जिसमें एक मुस्लिम के लिए एक अलग से कंट्री या अलग से राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक। इसके अलावा देखोगे आप यहाँ पे क्रिस्प मिशन 1942 में भारत आता है, वो भी ये समय है। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है, ये भी वही समय है। इसके अलावा डिवाइड एंड क्विट स्लोगन, ठीक है,
ये कराची सेशन में इस स्लोगन को मुस्लिम लीग ने दिया था कि आप तो डिवाइड करो और भारत छोड़ के जाओ, मतलब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य बनाओ और जाओ, हमको छोड़ दो, हम देख लेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही है। इसके अलावा इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना 1921 में हो रहा है, ठीक है, 1941 ना, हाँ। नेक्स्ट है लॉर्ड वेबल 1944 टू 1947। देखो आजादी का समय नजदीक आ रहा है, हम थोड़ी देर में आजाद हो जाएंगे। यहां पर आता है वेबल प्लान एंड द सिमला कॉन्फ्रेंस 1942 में होती है, और CR फॉर्मूला मतलब सी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला भी यहां पर आता है। यहां पर सेकेंड नंबर के वर्ल्ड वॉर का एंड होता है, और 1946 में आप सभी को है पता है कि कैबिनेट मिशन बनता है, मतलब कैबिनेट मिशन की स्थापना की जाती है, और इंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है 1946 में। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्यवाही दिवस, ठीक है, 1946 में मुस्लिम लीग इसको अनाउंस करती है। और यहाँ पे फिर क्लेमेंट एटली की घोषणा आती है, उन्होंने कहा है कि हम ब्रिटिश जो है वो चले जाएंगे, अनाउंसमेंट कर देते हैं कि एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय द 1947। तो यहाँ पर ये जो क्लेमेंट एटली की घोषणा भी लॉर्ड वेबल के समय आती है। फिर लॉर्ड वेबल की जगह जो अगला वायसराय भेजा जाता है वो लॉर्ड माउंटबेटन का समय है, और लॉर्ड माउंटबेटन जब हमारा देश आजाद हो रहा है तो माउंटबेटन ही हमारे देश का वायसराय होता है उस समय पे, 1947 से 1948 का समय है, ठीक है। जो आपका 3 जून प्लान आता है, या फिर रेडक्लिफ कमीशन की स्थापना हो गई, माउंटबेटन प्लान हो गया, एंड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सारी चीजें आपको लॉर्ड माउंटबेटन के समय देखने को मिल जाएंगी। डन इतनी चीजें। तो जब हम देश आजाद हो रहा होता है, और आजादी के बाद अगर आप देखोगे तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी माउंटबेटन होते हैं, बट फर्स्ट इंडियन जो कि गवर्नर जनरल या फिर वायसराय ऑफ इंडिया बनते हैं तो वो आपको सी राजगोपालाचारी देखने को मिलेंगे 1948 से 1950। और उसके बाद ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होते, क्योंकि उसके बाद फिर इसको अबॉलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। डन इतनी चीजें। तो ये थे आपके के सारे गवर्नर जनरल या वायसराय ऑफ इंडिया जो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमने देखे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे आपको वन लाइनर और फैक्ट भी देखने को मिल गए हैं जो आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। कैसे लगा वीडियो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मोर अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल पे, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।